हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। सो 4th of February और मैं इधर पवई लेक आया था, है ना, विहार लेक। और मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ, है ना। हफ्ते में एक दिन आ जाता हूँ। अभी इसके बाद अभी 1-2 महीना नहीं आ पाऊँगा क्योंकि दिल्ली और पंजाब जा रहा हूँ। तो आज ट्यूसडे था, चलो आते थोड़ी देर बैठते हैं, घर से भी निकलना चाहिए ना। तो चलो आपको कुछ दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, मेरे सामने गणेश जी की पेंटिंग है ना। तो विघ्न दाता बोलते हैं, सब दुखों का नाश करते हैं गणेश जी। और बॉम्बे में हम बॉम्बे वासी तो महाराष्ट्र वासी, अभी तो वैसे पूरे विश्ववासी होते हैं जो गणेश जी को अपने घर लाते हैं और वो गणेश पूजा करते हैं और वो फिर अपने समय के अनुसार वो लोग विसर्जन करते हैं। हाँ, यही हमारा जीवन है ना। और हम बोलते हैं गणपति बापा मोरिया पुरुषय वर्षी लोकरिया, वह विदा भी करते हैं और गणेश जी को अगले साल के लिए अरदास करते हैं कि वापस आओ और हमारे पास खुशियाँ दो, है ना। तो यही जीवन है हमारा। तो ये वो पवई लेक है ना, विहार लेक। हाँ, पवई लेक है, विहार लेक तो बहुत पीछे है। तो ये मैं आया था इधर, ऐसे बैठ गया। तो चलो बात करते हैं आज का। तो ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर दूँगा। क्यों बना रहा हूँ? एक्चुअली कुछ कल एक इंसिडेंट था, उसके ऊपर बना रहा हूँ। तो हमारा एक स्टूडेंट है, वो पठानकोट में एक्यूप्रेशर हमसे सीखा था बहुत साल पहले, जब हमारा आस्था चैनल में प्रोग्राम आया था। तो दिल्ली आया था, तो उसने काफ़ी सारे लोगों ने सीखा। तो सब लोग कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, उन्होंने सीखा, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल ये लड़के ने मुझे बहुत सालों के बाद, उसका नंबर सेव था मेरे पुराने नंबर पे, तो उसका कॉल आया। तो मुझे बोलता है एक केस है एवीएन का, बात करोगे? बोला नहीं, जो चार्जेस है ना वो पे कर दो तो बात कर लेंगे, पूरी केस स्टडी करेंगे। ऐसे नहीं हो, बिकॉज देयर हैज़ टू बी इंटरेस्ट ना, गिव एंड टेक। तो वो बोले ठीक है। तो वो जो भी मिनिमम नॉमिनल, क्योंकि एक स्टूडेंट है, नॉमिनल बोल दिया, आ गए पैसे, ज़्यादा नहीं, जितना लेता उससे आधा ले लिया कि चल भाई, वो जिम्मेदारी से। तो फिर 7 बजे मैं ट्रैवलिंग में था, तो 7 बजे मैंने बोला टाइम, तो उनका कॉल आ गया। तो 7 बजे हमने बात की। तो देखो, ये आपको जीवन में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक्सपीरियंस आप ये याद रखना कि एक्सपीरियंस बहुत किस्म का होगा और आपको अलग अलग अनुभव या अलग अलग पढ़ाई को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं मैं एक्यूपंक्चर ही करूंगा, मैं रेकी ही करूंगा, मैं वास्तु ही करूंगा, मैं जियोपैथिक ही करूंगा, मैं लेक्चर एंटेना ही करूंगा, मैं क्रिस्टल हीलिंग ही करूंगा, अकेला, या मैं स्पिरिचुअल हीलिंग करूंगा, मैं ये करूंगा और वो सब कुछ फाइनल है, नहीं। ये सब यूज़लेस है। मीन्स आप यूज़लेस हो क्योंकि आप दूसरा कुछ सीखना नहीं चाहते, क्योंकि आप सोचते हो आपको बहुत ज़्यादा आ गया। ओके, क्योंकि आप वो एक ही चीज़ में, एक कुआं होता है ना, उसके अंदर एक मेंढक होता है। आप वो एक कुएं के अंदर एक ही मेंढक हो, जो वो मेंढक कुएं में ही राजा बनता है। अभी ये लेक कितनी बड़ी है ना, पवई लेक। तो इसके अंदर कितने जीव जीते हैं। तो आप वो कुएं के अंदर ही फिनिश हो जाओगे। क्यों? आपने दूसरा कुछ सोचा ही नहीं कि मैं सीखूं। क्यों? आपका ब्रेन वॉश हो गया। तो क्योंकि मैंने और शिल्पा जी ने 1999 से फिर हमारा प्रोग्राम 12 साल टीवी पे आया और काफ़ी कुछ हम लोग ने सीखा और अभी तक सीख रहे हैं। अभी भी मैं वास्तु का नया कोर्स सीख रहा हूँ, हालांकि मैंने महावास्तु का कोर्स 2009 में किया था। उस टाइम पे 75,000 दिया था, अभी वापस दे रहा हूँ, वापस सीख रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं, अपग्रेड करना पड़ेगा ना नॉलेज, क्योंकि अभी वास्तु इज़ ए ग्रोइंग फील्ड। तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर बन गए, वर्ल्ड बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट बन गए और मैं करोड़ रुपए फीस लेता हूँ। तो मैं बोला चलो देखें ना, रिस्ट वॉच करते हैं, तो सीखता हूँ, रिस्ट वॉच वॉल क्लॉक बनाता हूँ, रेकमेंड करता हूँ, न्यूमरोलॉजी करते हैं हम लोग, एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं। कलर थेरेपी पे बुक लिख दी।
अरोमा थेरेपी, बाग फ्लावर रेमेडीज़, बायोकेमिक सॉल्ट्स, कितने सिस्टम को कंबाइन कर लिया सीख के। तो कल ये लड़के ने फ़ोन किया 7-7:15 बजे, तो मैंने उनसे बात की। तो उनके पहले रिपोर्ट्स आ गई थी व्हाट्सएप पे, मैंने पूरा स्टडी कर लिया था। तो फिर वो जो पेशेंट था उनकी वीडियो मंगा ली कैसे चलता है। उनको एवीएन है, अवैस्कुलर निक्रोसिस। अवैस्कुलर निक्रोसिस तब होता है जब आपके हड्डी यानी कि हिप जॉइंट के जो बॉल होते हैं, हिप जॉइंट जो कूला बोलते हैं, उसका जॉइंट जब ख़राब होने लग पड़ता है और फिर आपको दर्द होती है, फिर आप लंगड़ा के चलते हैं, क्योंकि वो जो सपोर्ट है वो बॉल जॉइंट की, ये जो कूला होता है, ये कूला होता है ना, ये हिप जॉइंट होता है ना, ये वाला हिप जॉइंट, ये वाला जिधर आपकी टंगड़ी जुड़ती है, इसको हिप जॉइंट बोलते हैं। बटक्स का अंदर हड्डी होती है। तो उन्होंने बताया एवीएन है, मैंने बोला ठीक है। तो मैंने जब उनकी रिपोर्ट्स देखी तो मैंने रिपोर्ट्स देख लिया कि डैमेज है ना। एक जॉइंट का तो काफ़ी ऊपर का, जैसे ये अगर हड्डी है तो ऐसे खुरता हुआ है ना, ऐसे खुर गया है ये, जैसे ये सीमेंट का पत्थर है तो ये खुर गया है, जैसे वो देखो ये भी खुर गया है ना, ये खुर गया है। तो क्यों कमज़ोर हो गया? तो कमज़ोर हो गया तो खुर गया, ये भी कमज़ोर हो गया ना, ये भी खुर गया है। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने वो देख लिया कि भाई ये हड्डी कमज़ोर हो चुकी है। और उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है रीसर्फेसिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बॉम्बे में थूक लगाना, वो थोड़ा सा फेविकॉल लगा दो और थोड़ा सा उसके ऊपर भूसा लगा दो या लकड़ी लगा दो और रीसर्फेस हो गया। मगर वो अंदर का जो ब्लड सप्लाई है वो तो ख़त्म होना, तो आप उसके ऊपर जो मर्जी करो, वो रीसर्फेसिंग काम नहीं करता। फिर आता है बॉल जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो बॉल जॉइंट का अभी हमारे अंकल का अभी ऑपरेशन हुआ, कल ही घर पे गए। वो गिर गए थे, हमारे डैडी के कज़िन ब्रदर, फर्स्ट बाथरूम में गिर गए। तो मेरे कज़िन का फ़ोन आया तो मैं बोला 6-7 लाख लगेंगे। बोलते हाँ इतना तो डॉक्टर ने बोल ही दिया। तो कल घर गए तो फिर बीच में बात हुई थी, बोलते 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि 6 लाख बोला एंड 8-8.5 लाख लगा एक जॉइंट का। अगर गवर्नमेंट में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं तो 4 से 5 लाख एक जॉइंट का खर्चा है। तो वो इंश्योरेंस मिलती है कि नहीं मिलती है वो हमें नहीं पता। तो मेरे को पता लग गया था। तो जब मैंने रिपोर्ट स्टडी कर ली तो मैंने उनसे बात की कल रात को, डेट लिया, सब लिया। तो मैंने बोला ये, तो फिर बोले लगे कि मेरा ना कोलाइटिस था, IBS, जैसे मुझे कोलाइटिस था तो उनको IBS हो गया था, IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज़। तो फिर बोलते हाँ, फिर मैं बोला फिर क्या हुआ? बोलते फिर डॉक्टर्स ने ना मुझे स्टीरॉयड दिया 6 महीने के लिए। हालांकि IBD में नॉर्मली स्टीरॉयड्स नहीं दिए जाते, अगर ब्लीडिंग होती है तो ये सब होता है तो जाके स्टीरॉयड्स देते हैं। मगर हम लोग डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, मगर अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है। मगर डॉक्टर्स ने उसको 6 महीने तक हाई डोज दिया, तो वो स्टीरॉयड देने के कारण उसके बोन्स कमज़ोर हो गई। मैंने पहली बार देखा किसी का एवीएन शोल्डर्स में, शोल्डर जॉइंट में है ना, ये जो जॉइंट होता है इसके अंदर भी एवीएन आ गया। क्योंकि जब मुझे भेजा तो मैं बोला मुझे तो हिप जॉइंट का तो एवीएन केसेस देखे हुए मैंने, मगर शोल्डर जॉइंट का एवीएन मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने साल में। होता है मगर मैंने केस नहीं देखा था, कंसल्ट नहीं किया था। तो मैंने जब वो बात की तो बोलते मेरे 4 जॉइंट हो गए हैं। ठीक है, लिख लिया। IBD हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पूरा डिस्कशन हो गया। फिर बोलते मेरे भाई को भी यही प्रॉब्लम है, सेम IBD हुआ, उसका वो ये 92 का बॉर्न है, ये भाई का 99 का बॉर्न है। तो बोलते 6-8 महीने 1 साल के बाद मेरे भाई को भी IBD हो गया, इरिटेबल बाउल डिजीज़। और उसको भी वही डॉक्टर के पास गए और वही डॉक्टर गैस्ट्रो डॉक्टर होगा पता नहीं, वही डॉक्टर के दूसरा डॉक्टर पता नहीं, क्योंकि उसका केस नहीं मैंने स्टडी किया। तो बोलते उसको भी स्टीरॉयड दिए गए और उसको भी यही हो गया, उसके भी 4 जॉइंट अफेक्ट हो गए। इसकी तो शादी हो गई है, छोटे बच्चे की 99 की है, उसकी शादी नहीं हुई। तो बोलते हम बहुत परेशान हैं। तो फिर मैंने पूरा नोट कर लिया। बोलते आप ठीक कर दो, क्योर कर दो, आपके ऊपर भरोसा है। मतलब देखो मैं ठीक क्योर ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मैं आपको गारंटी तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी गारंटी नहीं है, ना आज तक हमने दी है, ना हम आपको देंगे। वो भी हम लिख के देंगे आपको, हम गारंटी नहीं देते
एश्योरेंस नहीं देते, रिफ़ंड नहीं देते, मगर ट्रीटमेंट देते हैं। बोलते वो तो डॉक्टर्स भी वही करते हैं। मतलब मगर हम भी वही करेंगे ना आपके साथ, हम भी आपको लिख के देंगे, आपसे लिख के लेंगे। बोलते ठीक है, अभी उनको बजट देंगे। तो डिस्कशन हुआ, फिर मैंने ना बोला कि आपको प्रॉब्लम हो गई, आपके भाई को प्रॉब्लम हो गई, तो क्या उसको स्ट्रेस था, आपको स्ट्रेस, क्योंकि एक बीमारी के कारण ढूंढना है। मतलब हरी वरी करी होता है, हरी मतलब हरी हरी जल्दी जल्दी जल्दी, वरी डर, और करी खाना। तो बोलते नहीं ये तीनों कुछ नहीं, हमारा काम काज अच्छा है, पठानकोट में रहते हैं, पहाड़ी इलाका अच्छा है, अच्छा काम है बिज़नेस। तो यार अच्छा, तो कोई स्ट्रेस नहीं आया। जैसे मुझे कोलाइटिस हुआ था जब मैं बगदाद गया था, तो मुझे हरी और वरी था, खाना भी था, तो हरी वरी करी से मुझे कोलाइटिस हो गया। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा सीवियर था, ब्लीडिंग, ब्लड। मैंने तो 13 साल, इनका तो 2 साल पहले डायग्नोज हुआ, और अभी ये बीमारी के अंदर ही ये लोग दोनों भाई, बड़ा और छोटा भाई, बीमारी के वो स्टीरॉयड के कारण उनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई। साइड इफ़ेक्ट, कॉम्प्लिकेशन नहीं, साइड इफ़ेक्ट हो गया। एवियन हो गया, अवैस्कुलर नेक्रोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। तो मैंने फिर बोला कि आप इंश्योरेंस करवाया होगा तो आप सर्जरी करवा लो। आजकल तो मोदी जी सबको फ्री देते हैं। बोलते नहीं, हम डॉक्टर के पास गए, उसने बोला आप शोल्डर जॉइंट चेंज करो तो इतना पैसा लगेगा, और हिप जॉइंट चेंज करो तो इतना पैसा लगेगा एक बंदे का। तो मैंने ठीक है करवा लो। तो बोलते नहीं, वो जो शोल्डर जॉइंट है उसका 10 साल का गारंटी है, वो जॉइंट का उसके बाद में वापस चेंज करना है, और जो हिप जॉइंट है वो 25 साल का है। तो मैं बोला यानी कि हर 10 साल के बाद शोल्डर जॉइंट, और कभी आपने गलती से गिर गए बाइक चलाते चलाते, रोड पे चलते चलते, और चारों जॉइंट चेंज किए हो तो आपको तो और डैमेज हो सकती है। बोलते हाँ, तो बोलते ये सोल्यूशन नहीं है। मतलब बस एक ही चीज़ है हम लोग जो मदद कर सकते हैं, क्योर तो भूल जाओ, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है वो तो भूल जाओ। मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी दर्द कम करें, और दूसरा आपका प्रॉब्लम को डिले करें, रोकने की कोशिश करें कि जिधर बीमारी है उधर ही रुक जाए। और अगर सक्सेसफुल होंगे वो समय बताएगा। तो वो लड़का इंटेलिजेंट था, तो बोलता हाँ बात सही है कि हम लोग भी अगर हमारा लाइफ इसमें ही घुस जाए हमारा, कि हमारी बीमारी को रोक दें और हम इससे ही गुजारा कर लेंगे तो हैप्पी रहेंगे, वरना मुश्किल चलेगा हमारा टाइम, है ना। तो मैं ठीक है, सोच सकते हैं। तो फिर वो डिस्कशन करते मैंने उनको बोला आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? तो बोलते 1982 से ये घर में रह रहे हैं, बीच में हमने रिपेयर करवाया था और वही घर में रह रहे हैं। तो वो डायरेक्शंस चेक की कहाँ सो रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में सो रहा था। तो मैंने बोला ये डायरेक्शन आपको सूट नहीं कर रही। बोलते ये मैं नए डायरेक्शन में सो रहा हूँ, तो 6 महीने से मेरी दर्द बढ़ गई है। तो जैसे मैंने वो दर्द बढ़ गई है, मैंने बोला उनको, बोला आपका ये डायरेक्शन ही गलत है। तो जब वो पता लगा तो वो गलत डायरेक्शन में सो रहे थे। फिर मैंने उनको साइंटिफिकली समझाया, मैंने उनको पूछा आप साइंस पढ़े हो? बोलते हाँ। फिर मैंने उनको नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, सब डायरेक्शन समझाया, अबव द इक्वेटर, बिलो द इक्वेटर। तो मैं बोला आप अभी लॉजिकली समझो, आपकी बीमारी ठंड की है, तो आप ठंड की तरफ पैर करोगे, रात को सोओगे तो आपकी बीमारी तो और बढ़ने वाली है। बोलते हाँ अभी मेरी दर्द बढ़ रही है पिछले 6 महीने से। तो मैं बोला जिस डायरेक्शन में आप पहले सोते थे ऐसे वापस सोना चालू कर दो, तो वो रात को चेंज कर दिया होगा। मैं बोला अपने भाई को भी बोल दो। फिर डिस्कशन होने लगी वास्तु की। मैंने बोला ये वास्तु का बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है, आपके इफेक्ट और डिफेक्ट है। बोलते हमारे घर में हमारे फादर को ब्लड कैंसर की डेथ हुई, तो सोचो दोनों बेटे बीमार, फादर बीमार। बोला माता जी ठीक है? बोलते माता जी के घुटने बहुत दर्द होते हैं, वो भी अभी उनको भी मुश्किल होती है चलने की। बोला वो 70-80 साल के हैं, तो घुटने तो दर्द हो ही जाते हैं। तो मैं बोला वो तो आर्थराइटिस है, तो मैं बोला वो भी चेक कर सकते हैं। तो पिताजी ब्लड कैंसर से सैडली डेथ हो गई, और इन दोनों बच्चों को IBD हो गई। IBD के बाद ये एवियन हो गया, है ना। मेरा आपके घर के अंदर मेजर वास्तु इफेक्ट है और जियोपैथिक स्ट्रेस का फॉल्ट है ना। फिर वो ब्रदर किधर सोता है तो आप कहाँ सोते हो, मम्मी डैडी कहाँ सोते थे, और वो बोलते मैं आपको वो लेआउट बना के आर्किटेक्ट से बना के आपको भेज दूंगा, डायरेक्शंस हम लोग चेक कर लेंगे। तो वो फिर मैंने उनके कलर का पूछा, आप कौन से, आपके बेडरूम में कौन सा कलर है, आपके भाई का कलर कौन सा है। तो मैंने जैसे ही उनको पूछा तो बिल्कुल एंटी नेगेटिव कलर आया उनके बेडरूम का, ये जो बड़ा लड़का है। तो मैं ये तो जो कलर है ये आपकी बीमारी को और एक्टिवेट कर देगा, और बीमार कर देगा, और ख़राब कर देगा। तो मैंने इमीडिएटली उनको बोला, उन्होंने कि पैनलिंग की हुई है कुछ प्लास्टिक की,
मैं उसके ऊपर पेंट कर दूँ या वॉलपेपर लगा दूँ। तो उनके ब्रदर का रूम का चेक किया तो उनके ब्रदर का रूम का कलर ऑफ वाइट था। मैं बोला ठीक है। तो आप ये अंडरस्टैंड करो, वो तो लड़का मुझे थैंक यू करते रह गया, बोलते आज तक ऐसे इंसान नहीं मिला जो मुझे इतने प्यार से समझाए बीमारी और उसका सॉल्यूशन। तो मैं देखो ये मैं आपको तभी समझा पाया क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने खुद वास्तु सीखा है, मैंने एक्यूपंक्चर सीखा है, सुजोग सीखा है, कलर थेरेपी पे बुक लिख दी। मुझे कोलाइटिस था, मैंने कोलाइटिस अपना 13 साल सफ़र किए। ये तो बच्चे, और मैंने 13 साल में टोटल 6 महीना स्टीरॉयड नहीं खाए होंगे जो ये बच्चों ने लगातार हर रोज़ स्टीरॉयड खाए 6 महीने। मेरे 13 साल के अंदर 15-15 दिन स्टीरॉयड खाता था, टेपर ऑफ करके बंद कर देता था। मगर इनको तो डॉक्टर ने लगातार, वो भी IBD इरिटेबल बाउल डिजीज़ की, जिसके अंदर स्टीरॉयड की तो ज़रूरत ही नहीं मेरे हिसाब से है ना, ज़रूरत ही नहीं होती। तो वो थैंक यू, पीछे से आवाज़ आई थी। तो वो स्टीरॉयड्स के कारण देखो उनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसे आई, हमारी इसके ऐसे अंडरस्टैंडिंग आई कि हम लोग ने वास्तु भी सीखा है, सुजोग भी सीखा है, कलर थेरेपी भी सीखी है, और ख़ुद बीमार रह चुका हूँ और डायरेक्शन समझ गए हैं, है ना, टाइम एक्यूपंक्चर समझ गए हैं, किस डायरेक्शन में से कौन सी एनर्जी आती है। तो अगर वो डायरेक्शन के हिसाब से अरे आवाज़ कम कर दे भाई प्लीज़। हाँ थैंक यू, सॉरी रिक्वेस्ट किया। तो जब वो अंडरस्टैंड कर पाया मैं, तो मैंने वो बीमारी के जड़ तक जाने की कोशिश की। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने अलग अलग सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करके, अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ करके हमने अनुभव देखा और जियोपैथिक के लिए पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है, और उधर जाके हमने जियोपैथिक स्ट्रेस ढूंढा है। ओके, तो जब इस टाइप की नॉलेज हम लोग कंबाइन करेंगे, यूज़ करेंगे, समझेंगे और लोगों के एक्सपीरियंस सुनेंगे, तो हम एक बेटर नॉलेजेबल हीलर या थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो अभी आप सोचोगे ये बच्चे का सॉल्यूशन क्या होगा, ये 2 बच्चों का। वेल, एक तो होगा जियोपैथिक स्ट्रेस, वो उनका मैप मंगाएंगे, आ जाएगा। फिर वो मैप के ऊपर से हम लोग वो डाउजिंग करके, उसका स्कैन करके जियोपैथिक उनका जो सॉल्यूशन है रॉड्स भेज देंगे। वास्तु के हिसाब से जो डैमेज है, जो गलत है, एंट्री गलत है या बेडरूम गलत है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने कलर बताया है, तो कलर मैंने क्रीम बता दिया ना, सिंपल, मतलब क्रीम कलर वाइट कलर का। तो उनके बेडरूम में ब्राउन कलर था, ठीक है, बता देता हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, ब्राउन कलर था। तो ब्राउन कलर की ड्राइनेस, तो वो और हड्डी को सुखा देगा। तो मैंने बोला तुम ये क्रीम कलर कर दो या वाइट कलर कर दो। तो बाकी फिर उनके एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट, उनको कोई मशीन भेजेंगे। यानी कि ये एक दिन का इलाज नहीं होगा दोनों भाइयों का, ये कम से कम अगले 2-3 साल का इलाज चलेगा। क्योंकि जो बीमारी उत्पन्न हुई है वो पिछले 2 साल के डायग्नोसिस के बाद हुई है, मगर जो नुकसान हो चुका है वो तो बहुत भयानक हो चुका है कि हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो रफ़ हो गया ना। जैसे मेरा हाथ का हड्डियाँ रफ़ हो गई हैं, और ये मेरी हड्डियाँ नज़र आती हैं, वैसे वो हड्डियों का जो चेहरा है, जो बिल्कुल गोल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, वो बिल्कुल खुरखुरा हो गया। और जब वो खुरखुरा हो गया तो वो हड्डी का टुकड़ा टूट के अंदर ही जमा होएगा और उधर धीरे धीरे वेल्डिंग हो जाएगा, जाम हो जाएगा। क्यों? वो टुकड़ा एक मशीन के अंदर, अगर लेथ मशीन के अंदर एक लोहे का टुकड़ा जाम हो जाए तो वो लेथ मशीन चलनी बंद हो जाती है। तो अगर वो हड्डियाँ के टुकड़े और टूटते गए, अंदर घुसते गए, तो कहीं ना कहीं जाके वो चूरा बच जाएगा, और जब वो चूरा बचेगा उधर जम जाएगा या अटक जाएगा तो कोई नस होगी, नस को दबाएगी तो दर्द होगा। तो न्यूट्रिशन बताएंगे, अरोमा थेरेपी बताएंगे, फ्लावर रेमेडी बताएंगे,
एनर्जी मेडिसिन बताएंगे, बना के देंगे, एक्यूपंक्चर सिखाएंगे, एक्यूप्रेशर बताएंगे, कलर थेरेपी बताएंगे, डाइट बताएंगे, न्यूट्रिशन बताएंगे। इतना कुछ उनको देंगे कि उनको एक दिन में 1 घंटा मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी। योगा बता देंगे कि योगा भी करो, है ना। क्योंकि आइडिया क्या है कि जो बच्चा 1992 का है और जो बच्चा 1999 का है, उनकी लाइफ अभी तो स्टार्ट हुई है ना। शादी हुई है, एक बच्चा है, तो छोटे बच्चे की भी शादी करनी है। तो ये लाइफ आगे कैसे बेहतर हो इन बच्चों की। खर्चा आएगा, यस आएगा, है ना। खर्चा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप एक जॉइंट, हिप जॉइंट आज गवर्नमेंट में भी जाते हो तो 4.5 लाख 5 लाख रुपए लगते हैं हिप जॉइंट के। तो 2 जॉइंट 9 लाख और 2 शोल्डर जॉइंट 2-2.5 लाख, 9 लाख और 5 लाख 15 लाख। सोचो 15 लाख रुपए में आपने 4 टुकड़े लोहे के टाइटेनियम के अपने बॉडी में डलवाए। और अगर आप 5 स्टार हॉस्पिटल में जाओगे तो डबल से ट्रिपल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज़, जो ज़िंदगी भर साथ में रहती है, उसको भी एक चैलेंज है। उसको भी धीरे धीरे जब उनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो जाएगा, वो ठीक होने चालू हो जाएगा, तो फिर वो जो उसके लिए फ्यूचर में जो डॉक्टर के पास जाना IBD के लिए, क्योंकि टॉयलेट लूज आती है, म्यूकस आता है ना, पेट रोटी खाओ थोड़ी सी भागना पड़ता है टॉयलेट, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये होता है। कोलाइटिस में क्या होता है, लूज मोशन आती है, ब्लड आता है, खून, जैसे मुझे आया था 13 साल, है ना। कभी 1 महीना ब्लड आया, बहुत ज़्यादा ब्लड आया, मैं कोलैप्स कर गया घर पे। मेरे मम्मी डैडी देखते थे अभी तो गिर रहा है, खाना भी नहीं खाना, उल्टियाँ हो रही है। फिर मुझे हॉस्पिटल डालते थे, 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहता था। IV चालू हो जाती थी, 5-6 बॉटल खून चढ़ती थी, फिर मेरा हीमोग्लोबिन ऊपर हो जाता था, फिर 15 दिन के बाद घर आता था। और हाँ, पैसे लगते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। तो जनरल वार्ड में भी, अच्छे हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड में, ऐसे कोई फालतू हॉस्पिटल नहीं, नानावती, है ना, गुरु नानक हॉस्पिटल और लोटस हॉस्पिटल जू पे, यानी कि गए तो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स में, जिधर डॉक्टर्स भी स्टैंडर्ड के। बेशक जनरल वार्ड था, क्या हुआ, एक, क्योंकि मुझे कोई सर्जरी थोड़ी, मुझे तो लेटना है, और लेट के मुझे क्या करना है, वो IV लगवानी है। अभी मैं एक 5 स्टार रूम में रहूँ, मेरा बिलिंग 5 बार 5 गुना हो जाए, और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, सोना है पूरा दिन। वो ब्लड आ रहा है, वो नर्स बेचारी ब्लड टॉयलेट ले जाती थी, टॉयलेट से लाके बिठा देती थी नर्स। IV में ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड चढ़ा देते थे। तो ठीक है ना, कोई फिक्र नहीं, पूरा दिन सोए रहो। सुबह जब लंच आया, ब्रेकफास्ट आया, खाना आया, शाम को आया, खा लिया, घर में से पेरेंट्स आ गए, वाइफ आ गई, वो इलाज ले आए। मगर अगर वही मैं जनरल वार्ड से अपर वार्ड में जाता, मुझे पता, मैंने डॉक्टर को पूछा, यार अपर वार्ड में क्या है? बोल रहे सर आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बोलते आपकी कीमत, मेरी भी फ़ीस 3 गुना हो जाएगी। इधर बोलता है जो मैं 500 ले रहा हूँ, उधर 1,500-2 हज़ार रुपये मेरी फ़ीस हो जाएगी। आपके डॉक्टर का खर्चा सब बढ़ जाएगा, आपके जो मेडिकल बिल अभी तक आए हैं वो सब बढ़ जाएंगे। तो बोलते हैं आपको शौक़ थोड़ी है कि अभी तक 10 दिन निकाले और 5 दिन निकालने के लिए, बोलते जो पिछला 10 दिन का खर्चा है वो भी 5 गुना हो जाएगा। तो हमने भी ऐसे दिन काट लिए। हमारे पिताजी, हमारी सैलरी बहुत कम होती थी, हम बहुत कम कमाते थे, तो फिर भी वो 13 साल हमने पता नहीं 5-6 हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ। क्योंकि जब भी मैं एडमिट होता था वही वाइजोलोन, स्टेरॉइड्स, है ना। आजकल तो एजोरॉन स्टार्ट कर दिया। फिर अरे बेटा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, सीखो, गलत कर रहे हैं आप, उनका भी नुकसान करेंगे, अपना भी करेंगे आप, ऐसे बोलना पड़ता है। इधर बच्चे आते हैं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, लाइफ है, बाइक सिखाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। ये नहीं समझते कि ये रोड है ना, देखो लोहे की रोड है, पत्थर की रोड है, गिर गए तो क्या होगा, दे विल गेट डैमेज ना। क्योंकि जो बंदा लर्निंग है वो गिर सकता है, तो मेरे को डांटना पड़ा। ठीक है, हमारे ही बच्चे हैं ना, वो समझ गए, उन्होंने गाड़ी रोक दी। अभी वो अपने आप सोचेंगे कि हमें हेलमेट पहनने के नहीं, मगर मेरा काम था, गलत हो रहा है मैं बोल दूँ।
तो आप भी कभी किसी को देखो मोबाइल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए मोबाइल पे बात कर रहे हैं, या हेलमेट के बिना ऐसे ट्रायल दे रहे हैं, या हेलमेट के बिना गाड़ी चला रहे हैं, उनको बोल दो कि प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी सेफ। सो ये एक इंसानियत और एज ए फादर है ना। तो हेलमेट अगेन मैडम, हाँ नहीं आप हेलमेट पहन लीजिए, आपके जीवन के लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। हाँ वेलकम वेलकम वेलकम, गुस्सा मत मानना बेटा। हाँ तो ठीक है, तो अभी भी वही कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो मेरा काम ये होता है गाइड करना, मेरा काम उनसे झगड़ा करना नहीं था। तो वैसे हम पेशेंट्स के साथ करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, एंगल ढूंढते हैं, एंगल ढूंढना पड़ता है, बीमारी क्यों आई, जब क्यों आई पता लग जाएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे अभी एक मेरे पास केस आया, उसका लीवर ख़राब था, तो सबसे पहले वो कंसल्टेंसी के पेमेंट आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, तो सब रिपोर्ट्स आई तो मैंने देखा कि लीवर ख़राब है मगर कारण नहीं है। मैंने फ़ोन किया उनको, बोलते लीवर ख़राब हो रहा है ना। हाँ, तो मैं बोला इनका ना जिधर सोते उधर से ख़राब हो रहा है, तो 23 ईयर से उधर ही सो रहे थे, तो जियोपैथिक स्ट्रेस। एक और लीवर का केस आया, लीवर ख़राब हो रहा है, तो मैंने बोला कारण दारू पीते हैं। हाँ अच्छी बात है, ब्लैक लेबल ब्लू लेबल पीता हूँ। बोला वेरी गुड। वो पता नहीं मुरथल के पास बहुत बड़ा दारू का अड्डा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, बिल्डिंग है, होटल मेन हाईवे पंजाब जाने के टाइम में दिल्ली से, तो बता रहे थे, तो बोलते मैं ब्लैक लेबल और ब्लू लेबल ही पीता हूँ। मैं बोला बहुत पैसा है, बोलते खुद का दारू का ही दुकान है, तो बोला काजू वाजू भी खाते हो, कहते दवा के, हमारा होटल भी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया, बोला सर आपने तो करोड़ों रुपए की दारू और काजू खा लिए। बोलते हाँ क्योंकि अपना ही काम है ना। बोला मगर अभी तो लीवर ख़राब हो गया, मेरा अभी तो लीवर ख़राब हो गया, अभी बंद कर दो। नहीं आप इलाज करो। मैंने मगर वो तो पैसे तो लेंगे। बोलते पैसे भी लोगे। बोला क्यों, आप जब ब्लैक लेबल ब्लू लेबल पी रहे हो और काजू खा रहे हो ना, गरीब थोड़ी हो, और आपका होटल है, आपने खुद ही बोला, मैंने थोड़ी पूछा है। मैंने बोला बहुत दारू पिया। बोलते फिर मेरी दुकान है खुद की अल्कोहल की, दारू की, हाईवे के ऊपर हम बेचते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, तो मैं ब्लैक लेबल और ब्लू लेबल ही पीता हूँ। तो बोला अच्छा है ना, मगर अभी तो ख़राब हो गया। तो बोला पीना बंद कर दो। मतलब बंद करना पड़ेगा। मैं बोला जब इलाज करना है तो जो नुकसान हो रहा है उसको आप बंद नहीं करोगे तो इलाज कैसे होगा। अभी ऐसा ही है, बच्चे को मैंने समझाया। मेरा वास्तु ऐसा है, जियोपैथिक ऐसा है, अगर आपका बेड है, मैंने एग्जांपल दिया कल उनको रात को, मेरा आपका बेड के नीचे मैं अंगीठियाँ लगा दूँ 4, और आपको बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की, और आप उधर सो जाओ, या आपको अल्सर है और आप उसके ऊपर सोते रहोगे, तो क्या होगा, आपकी बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि आपके नीचे वो अंगीठी लगा दी 4-5, और बेशक सर्दी में लगाई मगर आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। और अगर आपको ठंड लग रही है और जैसे ये बीमारी है, इसमें आप सेक दोगे तो वो बेटर हो जाएगी। तो बोला वैसे ही हमारे धरती के अंदर छुपी हुई ऊर्जा होती है जो हमें ठीक नहीं होने देती, जिसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो बोला जब तक ये जियोपैथिक स्ट्रेस रोकेंगे नहीं, आप उधर ही सोओगे, क्योंकि आप नया घर तो बना नहीं सकते। नया घर भी बनाओगे उधर भी जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है ना, होगा। आजकल तो हर एक जगह में जियोपैथिक स्ट्रेस है। इसके लिए तो इंडिया में इतनी जगह पे कैंसर हो रहे हैं, है ना। हिल स्टेशंस में, हिली एरियाज़ में ज़्यादा हो रहे हैं कैंसर्स। नॉर्थ ईस्ट में टाटा हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ने 20-25 कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोल रहे हैं। क्यों नॉर्थ ईस्ट में क्यों खोला, साउथ में क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला साउथ में? पंजाब में क्यों ज़्यादा हो रहा है कैंसर? क्योंकि उधर जो पोल्यूशन है उसके कारण कैंसर हो रहा है ना, पानी के कारण, फर्टिलाइज़र के कारण, एग्रीकल्चर के अंदर जो नुकसान हुआ उसके कारण हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट में बिकॉज ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस। तो ऐसे जोन्स होते हैं जिधर से बीमारी पता लग जाती है। अभी तो मैंने इनको बोला कि हमको जियोपैथिक स्ट्रेस से वो आपका रोकना पड़ेगा। अगर आपका वास्तु गलत है तो वो वास्तु को रेक्टिफाई कैसे करना है वो देखेंगे, सोल्यूशन विदाउट ब्रेकिंग। और टॉयलेट बाथरूम सही पोजीशन में है कि नहीं पोजीशन वो गलत है, क्योंकि कहीं से तो बीमारी आई है ना। दोनों भाइयों को सेम बीमारी हो गई और सेम स्टीरॉयड लिए, दोनों को सेम
नुकसान भी वही हो गया, नुकसान भी वही हुआ। क्यों हुआ? दोनों को, शायद एक को हो जाता, दूसरे को ना होता, मगर दोनों को नुकसान भी हो गया। फादर साहब के भी सैडली ब्लड कैंसर से डेथ। देखो कितना दुख आया। अपना इंसान अपना घर सोचता है कि मेरा घर मुझे फलेगा, मगर कभी कभी घर ही हमें दुख देने चालू कर देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेन है हमको समझना है, समझ के। और इन्होंने बोला, हाँ ये बच्चे ने बोलते हमने किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाई, दुख था ना, जन्म पत्री दिखाई। बोलता वो बंदे ने बोला जन्म पत्री देख के आपके घर में वास्तु दोष है। जन्म पत्री दे, और मैंने तो फ़ोन पे बोल दिया वास्तु दोष देखा भी नहीं। मैं जन्म पत्री तो देख ही नहीं सकता, मैंने सीखा ही नहीं, मगर मुझे शौक़ है एस्ट्रोलॉजी का। समझ नहीं आती मुझे एस्ट्रोलॉजी, मगर जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं बोलते जो आपने बोला ना सही है। बोलते एक ज्योतिष को मैंने मेरी जन्म पत्री बताई, उसने बोला आपके घर में वास्तु दोष है, आप अपने ब्रह्म स्थान में दिया लगाया करो। तो अभी हम लोग वास्तु में क्या करते हैं, हम लोग, मैंने एक किट बनाया है जो 5-6 डायरेक्शन के अंदर अलग अलग चीज़ें रख के वो वास्तु जो दोष है घर के अंदर उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं। ओके, जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उधर कुछ रखना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, उधर कुछ रखना है। ईस्ट में कुछ रखना है, फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ रखना है, फिर नॉर्थ वेस्ट में कुछ रखना है, ऐसे। और ब्रह्मस्थान में कुछ रखना है। तो 5-6 जगह पे कुछ ना कुछ रखने से उधर की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो खर्चा आता है, आएगा ना खर्चा, मगर कुछ नेगेटिविटी को रोकने के लिए कुछ पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी। अभी आज एक वास्तु वाले किसी से बात कर रहे थे, अच्छा लगा उनका अंडरस्टैंडिंग। वो देखो जेंट्री है ना, जेंट्री जैसे बात करेगी। वो बैठे हैं सबको, बोलते देखो आप लोग सब बैठे हो, ठीक है, अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में क्या करते हो? तो वो वास्तु के साथ लिंक कर रहे थे। तो बोलते सर्दी में आप क्या करते हो? सर्दी तो है ना, सर्दी बाहर है, आप कैसे उससे बचते हो? बोलते स्वेटर पहन लोगे, जैकेट पहन लोगे ना, अच्छी 20-25 हज़ार की जैकेट खरीदोगे या 500 की जैकेट खरीदोगे? जैकेट खरीद लोगे, स्वेटर पहन लोगे, दस्ताने खरीद लोगे, जराबे मोटी खरीद लोगे, अंडरवेयर, और वो लक्स अंडरवेयर, वो आजकल वो आती है ना, इनरवेयर, वो लक्स, मेरी भी दिल्ली पड़ी हुई है, वो पजामा अंदर का और अंदर का इनरवेयर टॉप का रखा हुआ है गुड़गांव में। सर्दी में अभी नेक्स्ट मंथ जाऊँगा, ये मंथ जाऊँगा तो उधर पहनूँगा। बॉम्बे में सोती पड़ती, बॉम्बे में गर्मी होती, धूप होता है 12 महीने। तो बोलते आप जैकेट पहनोगे, ठीक है, नंबर 2 रज़ाई में घुस जाओगे, नंबर 3 गरम चीज़ें खाओगे, है ना, बादाम, अखरोट, गरम चीज़ें, सूप, चाय, ये 3 चीज़ करोगे, राइट? 3 चीज़ें करोगे ना, और क्या करोगे? मालिश करवा लोगे, ठंड लग रही है तो, है ना, गरम तेल से मालिश। चौथा, अंगीठी के आजू बाजू में खड़े हो जाओगे। 5वां, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ, अंधेरे रूम बंद करके अंगीठी नहीं चलानी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, लोग मर चुके हैं, इस साल भी बहुत मरे हैं, है ना। लोग, किसी का बेचारों का वो चने रखे थे स्टोव पे बनने के लिए, सो गए 2 बच्चे नोएडा में, और वो रात भर वो चने सड़ते रहे और इनके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, दोनों बच्चे बेचारे मर गए। कभी ऐसे गलती मत करो। तो आप ये सब कर सकते हो। तो बोलते वास्तु भी वैसे है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली, प्रॉब्लम सर्दी है, तो आपने क्या किया? जैकेट पहन लिया। तो बोलते हम वैसे ही वास्तु में करते हैं, क्रिस्टल रख देते हैं, कोई लाइट लगा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, कपड़े चेंज कर देते हैं, कलर। मैंने उनको बोल दिया कल ये ब्लैक ब्लू ब्राउन अवॉइड कर दो, ठीक है ना। मैंने जो मिनिमम पैसे लिए उसमें मैंने उनको इतना कुछ बता दिया, अगर मेरे पास नहीं भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, एटलीस्ट मैं चुप नहीं रहा, जो मैं उनको दे पाया। वो लड़का इतना खुश हो गया एंड में, बोलता सर आपने इतना विद्या दे दी, मेरे जीवन का, लाइफ का वो नज़रिया चेंज कर दिया कि आपने कितना कुछ बता दिया, ये भी करो, 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 और बाकी ट्रीटमेंट करना है आपकी मर्ज़ी। तो वो वास्तु वाले का आइडिया बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वास्तु इज़ वेरी सिंपल,
प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, गलत जगह पे टॉयलेट पॉट आ गया, गलत जगह पे रसोई आ गई, गलत जगह पे बेडरूम आ गया, गलत जगह पे हॉल आ गया, गलत जगह पे स्टोर रूम आ गया, गलत जगह पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, गलत जगह पे गेट आ गया। कितनी गलतियां होती हैं। आप हर एक चीज़ फाइनल प्रॉपरली नहीं बना सकते वास्तु के साथ। पुराने ज़माने में था, आजकल तो आप इधर वसई में जाओगे, चलो ये देखो बिल्डिंगें बन रही हैं, आप इसमें वास्तु देखोगे क्या? वो टावर बन रहे हैं, तो एक बार नीचे से घर बन गया ऊपर तक सबको वही वास्तु दोष होगा। वो देखो उधर भी टावर बन रहे हैं ना, अभी तो टावर क्रेन है। ये 1984 में तो मैं टावर क्रेन इंडिया में 2 ही कंपनी के पास थी, शाहपुर जी पालन जी और बिलीमोरिया। अभी तो देखो हमारे पवई में ही 10-12 मशीनें लगी हुई हैं, एक ही साइड पे इतनी सारी मशीन लगी। एक टावर क्रेन 1-1, 1.5-2 करोड़ रुपए की होती है। ठीक है, ये 45 मीटर की बूम है, हम इनके ऊपर काम कर चुके हैं, इरेक्ट कर चुके हैं। तो वास्तु 50 माले तक वही नुकसान होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक टॉयलेट होगा। तो अभी आदमी सोचेगा कि सब लोगों को बीमारी नहीं हो रही, मेरे को क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आपका जो अंतर्दशा है वो ख़राब हो गया उस पीरियड में। ओके, तो जब आपकी अंतर्दशा या दशा ख़राब हो जाएगी, तो जो उनका अंतर्दशा और दशा अच्छा होगा, तो ये अंतर्दशा और दशा कौन देखता है? वास्तु वाला नहीं देखता। अगर वास्तु वाले ने एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो वो अंतर्दशा देख लेगा। वास्तु वाला नहीं के बोलेगा अच्छा आपको प्रॉब्लम हो गया है, ऊपर नीचे किसी को है, वो बोलेगा नहीं है, अच्छा आपको ही है, चलो ठीक है, आपके कर्म खराब है। कर्म मीन्स अंतर्दशा दशा। आपके कर्म खराब है तो ये आपकी गलत है, इसको ठीक कर देते हैं। वो बोलेंगे नीचे नहीं हो रहा, ऊपर नहीं हो रहा, बोलते फिर आप भी मत करवाओ, आप भी मत करवाओ, आपकी मर्जी है, मगर आपने बुलाया तो हम आपको बताएंगे कि ये गलत है। मगर उनको नहीं हो रहा, मगर आपके आप 50 घर में गए क्या? ऐसे एक केस आया था मेरे पास बहुत साल पहले। एक लेडी है, वेरी टिप टॉप हाई फाई, बॉम्बे में रहती है, हस्बैंड पूना में, रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा, अच्छा बिजनेस है। सोशल मीडिया में मिले थे, प्रोग्राम देख के आए थे। तो उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं लिया, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। तो मिलने आए, तो मैंने जब कंसल्टेंसी की, मतलब पेमेंट, तो बोलते पेमेंट भी देनी है। मैं अरे आप पेमेंट नहीं दोगे क्या? आपने पूछा नहीं, इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं लूँगा। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो उधर भी देते हो, मंदिर में जाते हो तो मंदिर में भी तो पैसा माथा टेकते हो। तो आप मेरे 2 घंटे टाइम लिया, तो मैं तो खर्चा तो बताऊंगा। तो मैंने खर्चा बताया, आपने पेमेंट ले ली, चले गए। फेसबुक पे हैं अभी भी। तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ऐसा ऐसा मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ है। तो मैं बोला इधर है हस्बैंड, मुझे पता था वो अलग है, मैं बिज़नेस अलग करते हैं, ये बॉम्बे में रहती है, मैडम वर्ली में रहती है, काफ़ी हाई फाई, लॉट ऑफ मनी। तो वो मैं बोला अच्छा हस्बैंड पूना में रहता है? बोलते हैं हाँ। तो अच्छा कौन से फ्लोर पे? मैंने लिख लिया पूरा, कैंसर हुआ है, किधर सोते हैं, नया घर लिया था। बोला ठीक है, किधर सोते हैं? बेडरूम में सोते हैं। ओके, और कोई सोता है साथ में? बोलते नहीं, मैं जब जाती हूँ मैं सोती हूँ, मगर मैं ज़्यादा करके बॉम्बे होती हूँ। बोला ठीक है, तो हस्बैंड उधर ही है और आप बॉम्बे रहते हैं? हाँ ठीक है, ऐसे डिस्कशन हो गया। तो मैं उनको ना जो कैंसर हुआ है वो जियोपैथिक के कारण हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है 6 माले पे 8 माले पे? मतलब हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, मैं बोला इतना पैसे लगेंगे, जियोपैथिक आऊँगा, करूँगा, चेक करूँगा, ढूंढ के उसको ब्लॉक कर देंगे, आप इलाज करते रहो। नहीं वो कीमोथेरेपी कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ ठीक हो जाएंगे, कीमोथेरेपी के बिना भी हो जाएंगे, मगर अपने कर्म अच्छे होने चाहिए ना। तो उन्होंने रात गई बात गई, हफ्ते 15 दिन के बाद मुझे फ़ोन करते हैं, आपको कुछ बोलो? मैं बोलो। बोलते उनके नीचे के बेडरूम में एक लड़का था, उसको भी कैंसर हुआ था। ठीक है, उन्होंने फिर पता किया जाके ना, इंटेलिजेंट हो गए, मैंने ज्ञान दे दिया फ़ोन पे। तो बोलते मगर एक चीज़ है, उसका कैंसर ठीक हो गया तो मेरे हस्बैंड का भी ठीक हो जाएगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाँ आपको बोला किसने कुछ करने के लिए? मैंने थोड़ी बोला था आप करवाओ, मैंने सजेशन दिया था कि जियोपैथिक कर सकते हैं। नहीं मगर वो तो बंदा ठीक हो गया ना, बच्चा है वो ठीक हो गया तो मेरा हस्बैंड भी ठीक हो जाएगा। मेरा हस्बैंड ये नहीं समझे, हस्बैंड की एज ज़्यादा है, वो जवान था, उसका रिकवरी, उसका कर्म अच्छे थे ना। अभी हमारे तो कर्म ये एज में आगे कितने ख़राब हो गए, हमने अंतर्दशा ख़राब हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ हो गई, फेसबुक पे डाला उन्होंने 6-8 महीने के बाद। तो क्या बोलोगे किसी को? हम भी कुछ नहीं बोलते। तो ये फैक्ट है कि जियोपैथी के कारण उनकी डेथ हुई। वो क्या सोचे कि क्योंकि नीचे वाला लड़का वही बेडरूम में सोता था वो ठीक हो गया, तो मेरा हस्बैंड क्यों नहीं ठीक होगा? हम भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्होंने भी कीमोथेरेपी की, हम भी कीमोथेरेपी कर रहे हैं। अरे ये नहीं पता कि कीमोथेरेपी में परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना होता है,
यहाँ इस पार या उस पार। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी है, क्योंकि हम इसके अंदर से निकल चुके हैं। मैं खुद वास्तु कर चुका हूँ और वास्तु के अंदर देख चुका हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसके 3 घर के एनालिसिस मैंने किया, और वही बेड पे सो रहा था। और उधर हमने जब ब्लॉक कर दिया वो जियोपैथिक, आज वो हेल एंड हार्टी हो गया। जैसे मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया। पहले मेरा 45 किलो वजन था, अभी 74 किलो वेट है मेरा। सब कुछ खा लेता हूँ। अभी वो लड़का भी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सुपरस्टार है। जब फोटोग्राफ देखता हूँ तो खुशी होती है, ओके, क्योंकि उन्होंने मेरी अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करके बोला, आपने जो बोला हमको पता नहीं, मगर आपने जो बोला इट मेक सेंस, आप करो। तो तीनों घर का बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने उनको विज़िट किया। शहर नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। और तीनों बेडरूम के अंदर, क्योंकि बेडरूम में ही सोना पड़ता है ना, और तीनों बेडरूम के अंदर जिधर वो सुपरस्टार सोता था उधर जियोपैथिक स्ट्रेस था, उसके जोन के ऊपर से। तो वो हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। न्यूट्रलाइज़ कर दिया तो वो जो भी कर रहे थे, हमारा भी ट्रीटमेंट लिया, मगर हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि समय लगता है ना, 1-1 घंटा। सुपरस्टार हो, आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है। मगर वो ब्लॉक करने से लाइफ चेंज होने लग पड़ी। तो ये मेरा एक छोटा सा, क्या 41 मिनट हो गए बात करते करते, समय का पता ही नहीं लगा। तो ये वापस गणेश जी के आशीर्वाद लेते हैं, ओके, और गणेश जी को अरदास करते हैं कि जो भी ये वीडियो देखे वो उसकी सेहत हमारे मेहनत के बिना ही ठीक हो जाए, और ये विघ्न दाता सबके आशीर्वाद और सबके मंगल काम करे, और सबके घर में प्यार, खुशी, मोहब्बत, शुक्राना और सेहत आशीर्वाद दें गणेश जी। हम बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का फल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, कोई अच्छा नहीं लगा कमेंट कर देना, कुछ नहीं होता, मैं आपसे सीख लूँगा मैंने कहाँ गलती की। और अगर और अच्छा ऐसा ज्ञान चाहिए, हमारा ज्ञान लंबा होता है, आप लाइक करिए हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम और यूट्यूब, और लोगों को भी शेयर करें। शायद किसी को ये मैसेज मिले और वो अपना जीवन भी हमारी विद्या से और हमारी सेवा से चेंज करना चाहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत का फला।